नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ 10th क्लास का लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर 2। मैंने चैप्टर 1 कर लिया है कंप्लीट, और आपने भी शायद मेरे हिसाब से नोट्स लिख लिए होंगे, और जिसने नहीं लिखे वो नोट्स भी लिख लेना। ये नोट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपकी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। उसके साथ मैंने PYQ क्वेश्चन करवा दिए हैं, एबीसीडी वाले क्वेश्चन करवा दिए हैं जो आपके आते हैं। ऐसे ही अपन अब दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है संघवाद। देखिए, संघवाद के इसमें कुछ नोट्सों की तरफ चलते हैं अपन। तो पहला ही टॉपिक अपना क्या आ जाएगा? संघवाद। क्या आ जाएगा? संघवाद। तो इसको देखते हैं अपन। संघवाद शब्द अंग्रेजी भाषा के फेडरेशन, किससे? फेडरेशन शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समझौता। मतलब बहुत सारे राज्यों के बीच में समझौता हो जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं? संघवाद। और ये किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाएगा संघवाद किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। और किस शब्द से बना है? फेडरेशन शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है? समझौता करना। उसके बाद में देखिए, अपन बात करते हैं एक नोट की। नोट में क्या लिखा हुआ है? नोट में लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 1 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। मतलब भारत में बहुत सारे क्या हो जाएंगे? राज्य होंगे। बहुत सारे राज्यों को मिलाकर क्या बनेगा? भारत देश बनेगा। ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 1 में। ध्यान रखना इस चीज़ का। अगला देखिए, अगला पॉइंट है अपना, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर वर्तमान की बात करें तो भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 कितने? केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद में देख लिया अगला पॉइंट, 1956 में 1956 की बात करें तो 1956 में भारत में कितने राज्य थे? 14 राज्य और 6 क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। याद रखना, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और 1956 की बात करें, देश आज़ाद होने के बाद भारत में कितने राज्य थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद में अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपन, संघवाद शासन का अर्थ या संघात्मक शासन का अर्थ। संघात्मक शासन क्या होता है? जिस शासन व्यवस्था में संविधान के द्वारा, किसके द्वारा? संविधान के द्वारा शक्तियां केंद्र सरकार के मध्य विभाजित की जाती हैं, तो उसे क्या ही बोलते हैं? संघात्मक शासन। किसी भी शासन व्यवस्था में अगर संविधान अपनी शक्तियों को केंद्र सरकार के मध्य विभाजित करता है, केंद्र सरकार मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, इन तीनों की सरकारों के मध्य अगर शक्तियों का विभाजन होता है तो वो कैसा शासन कहलाता है? संघात्मक शासन कहलाता है। याद रखना। आगे देखिए, अगला टॉपिक है अपना संघात्मक शासन की विशेषताएं। अब देखते हैं या इसके लक्षण। इनमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा क्वेश्चन आता है इसमें से कि संघात्मक शासन की कोई 5 विशेषताएं लिखिए, संघात्मक शासन की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए, संघात्मक शासन सही क्यों है, इसके लिए इसकी कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए, इसमें पहली विशेषता क्या रखी गई है? संविधान की सर्वोच्चता। अगर संघात्मक शासन की बात करें तो संघात्मक शासन की पहली ही विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। क्यों मानी गई है? क्योंकि संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषता संविधान की सर्वोच्चता मानी जाती है, क्योंकि संघात्मक शासन में संविधान के द्वारा शक्तियाँ विभाजित की जाती है, इसलिए संविधान सर्वोच्च होता है। संविधान की सर्वोच्चता क्यों मानी गई है? क्यों? क्योंकि किसी भी केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सभी को शक्तियाँ कौन देता है? संविधान देता है। कौन देता है? संविधान। इसलिए उसको क्या माना गया है? सबसे ऊपर। सर्वोच्च का मतलब होता है सबसे ऊपर। तो संविधान की सर्वोच्चता आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान को सर्वोच्च क्यों माना गया है? क्योंकि किसी भी सरकार को या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का बंटवारा करता है या उनको शक्तियाँ देता है, तो कौन देता है? संविधान देता है। इसलिए संघात्मक शासन की एक प्रमुख विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता, मतलब सबसे ऊपर संविधान को माना गया है। इसकी दूसरी प्रमुख विशेषता की बात करते हैं। उसकी दूसरी प्रमुख विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। संघात्मक शासन में न्यायपालिका कैसी होती है? स्वतंत्र होती है। वह अपनी मर्जी से क्या कर सकती है? कार्य कर सकती है। देखिए इसको, संघात्मक शासन में न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। यदि व्यवस्थापिका ऐसा कोई कानून बनाते हैं जो संविधान के प्रतिकूल हो, तो न्यायपालिका उसे क्या कर सकती है? अवैध घोषित कर सकती है। इसके कहने का मतलब है कि संघात्मक शासन में कैसे न्यायपालिका होती है? स्वतंत्र होती है। वह किसी के भी दबाव में कार्य
नहीं करती है। व्यवस्थापिका, और जिसे अपन बोलते हैं विधायिका या संसद, भारत में बोलते हैं संसद। संसद का काम होता है कानून बनाना। अगर वो कोई ऐसा कानून बना दे जो कि इसके अनुकूल नहीं हो संविधान के, अभी जैसे अपन ने अपना एक उदाहरण ले लेते हैं कि शादी की उम्र, किसकी, शादी की उम्र बताई गई है लड़के की, मेल की बताई गई है 21 साल, और फीमेल की बताई गई है, फीमेल की कितनी है, फीमेल की बताइए 18 साल। ये कानून बनाया गया, मान के चलो। अगर ये कानून न्यायपालिका को सही नहीं लगता तो इसको क्या कर सकती थी वो, अवैध घोषित, मतलब इसको लागू नहीं कर सकती। अगर ऐसे ही कोई और कानून अगर व्यवस्थापिका बनाती है तो न्यायपालिका उसे क्या कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है कि मतलब ये किसी भी भारत में लागू नहीं होगा। उसके बाद में देखिए अगली विशेषता की तरफ चलते हैं। 2 विशेषताएं पढ़ ले अपने, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका। उसके बाद में तीसरी विशेषता इसकी शक्तियों का विभाजन। संघात्मक शासन का प्रमुख लक्षण है शक्तियों का विभाजन माना जाता है, अर्थात इस शासन व्यवस्था में संविधान के द्वारा शक्तियां केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मध्य विभाजित की जाती हैं। इसलिए इस शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता शक्तियों का विभाजन भी मानी जाती है। इसे शक्तियों का विभाजन क्यों है इसकी विशेषता, क्योंकि संघात्मक शासन में संविधान के द्वारा शक्तियां केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के मध्य क्या कर दी जाती है, बांट दी जाती है। किसके मध्य, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के मध्य। इसलिए शक्तियों का विभाजन को भी एक प्रमुख विशेषता माना गया है। उसके बाद में देखिए चौथी विशेषता, अपनी चौथी विशेषता आती है सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर। इसमें सरकार के कितने स्तर होते हैं, 2 या 2 से अधिक होते हैं। तो अपने पास तो सीधी सी बात है, 3 स्तर होते हैं सरकार के। पहले भी पढ़ा, हमने पहले लेसन में पढ़ दिया था, सरकार के स्तर 3 स्तर होते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय सरकार। तो संघात्मक शासन या संघीय शासन की प्रमुख विशेषता 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है, अर्थात संघ शासन में सरकार के 2 स्तर होते हैं, 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, जैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार या स्थानीय सरकार। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय, ये 3 हो गए। तो मैंने पहले बताया था, ये पहले लेसन में पढ़ लिया था अपन ने, तो ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसकी चौथी विशेषता है 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है संघीय शासन में। उसके बाद में चलते हैं अपने 5वीं विशेषता की तरफ। 5वीं विशेषता क्या है, केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों ही क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। ये एक दूसरे पर कोई दबाव नहीं डालती। संघात्मक शासन में केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों ही स्वतंत्र होती हैं, क्योंकि दोनों ही सरकारी संविधान से शक्तियाँ प्राप्त करती हैं, इसलिए दोनों स्तर की सरकारें क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। इसमें केंद्र सरकार भी स्वतंत्र होती है और राज्य सरकार भी क्या होती है, स्वतंत्र होती है। हालांकि राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन होकर कार्य करती है, लेकिन पूर्णतः स्वतंत्र होती है, क्योंकि इसको संविधान के द्वारा क्या दी गई है, शक्तियाँ दी गई है। उसके बाद में देखो छठी विशेषता की ओर चलते हैं। तो दोनों ही स्तर की सरकारें समान स्थिति होती है। दोनों स्तर की, ज़्यादातर 2 स्तर की सरकार होती हैं, केंद्र सरकार और राज्य, और दोनों की स्थिति क्या होती है, समान होती है। तो देखिए आगे, संघात्मक शासन में दोनों स्तर की सरकारों की स्थिति समान होती है। यदि संविधान के मौलिक अधिकारों में कोई भी बदलाव किया जाता है तो केवल केंद्र सरकार व राज्य सरकार की सहमति से ही हो सकते हैं। अपने मौलिक अधिकार 6 दिए गए हैं, समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार, ये 6 मौलिक अधिकार हैं। अगर इनमें कोई चेंज होता है तो केवल केंद्र सरकार ही नहीं कर सकती, उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, राज्य सरकार की। इस मतलब दोनों की समान स्थिति। अगर केंद्र सरकार इनमें कोई चेंज कर रही है, इनमें कोई बदलाव कर रही है, तो किसको पूछेगी, वो राज्य सरकार को भी पूछना पड़ेगा। इसलिए इनमें दोनों की स्थिति क्या होती है, समान होती है। अगली विशेषता है एकीकृत न्याय व्यवस्था। संघात्मक शासन में एकीकृत न्याय व्यवस्था का प्रावधान है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय माना जाता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना की जाती है तो न्यायिक अवमानना के द्वारा उसे किसी भी प्रकार की सजा दी जाती है। एकीकृत न्याय व्यवस्था का मतलब क्या है, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई भी डिसीजन दे दिया, कोई भी फैसला ले लिया, तो उसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, मतलब अवहेलना का मतलब कोई भी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया है, उसके खिलाफ जाता है, तो उसको क्या दी जाएगी, सज़ा दी जाएगी। उसे किसी भी प्रकार की सज़ा दी जा सकती है। जैसे साइबर अपराध होते हैं, या कोई भी नियम बना देती है, कोई आदमी उनको रूल्स को तोड़ता है, उन नियमों को तोड़ता है,
या उनकी अवहेलना करता है तो उसे न्यायिक अवमानना। न्यायिक अवमानना का मतलब होता है कि न्यायालय की बातें नहीं मानना। उसके तहत उसे क्या दी जाती है? सजा दी जाती है। अब बात करते हैं संघात्मक शासन वाले प्रमुख देश। तो संघात्मक शासन, ये क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन से देश में संघात्मक शासन या संघीय शासन व्यवस्था है? तो इसमें पहला आ जाएगा भारत, दूसरा आएगा अमेरिका, तीसरा स्विट्जरलैंड और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। ये चार आपको याद करके रखने हैं, ये चार तो आपको याद होने ही चाहिए। तो कौन कौन से देश आते हैं? भारत आता है, अमेरिका आता है, स्विट्जरलैंड आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है। ये संघीय शासन के क्या हैं? प्रमुख देश हैं। उसके बाद अब देख लिया अपन ने, संघीय शासन व्यवस्था देख ली, संघात्मक शासन देख लिया और इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात भी कर ली। तो शासन व्यवस्था कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है, संघीय शासन या संघात्मक शासन, या दूसरी होती है एकात्मक। दूसरी क्या होती है? एकात्मक। तो अपन ने संघात्मक तो पढ़ ली, अब दूसरी पढ़ते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। तो एकात्मक शासन, एकात्मक शासन व्यवस्था में संविधान के द्वारा संपूर्ण शक्तियाँ केवल केंद्र सरकार में प्रदान की जाती है, उसे एकात्मक शासन कहा जाता है। एकात्मक शासन क्या होता है? संघात्मक तो क्या किया गया था? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य क्या बांटा गया था? शक्तियाँ बांटी गई थी। जबकि एकात्मक शासन में केवल केंद्र सरकार को ही क्या दी जाती है? संपूर्ण शक्तियाँ दी जाती है। इसके अलावा राज्य सरकार को कोई शक्तियाँ नहीं दी जाती। उसे क्या बोलते हैं? एकात्मक। अरे सीधी सी बात है, केंद्र सरकार सिर्फ एक सरकार को दी जाती है सरकार, तो एक सरकार को अगर कोई भी शक्तियाँ दी जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? एकात्मक शासन। और एकात्मक शासन वाले प्रमुख देश हैं यूनाइटेड किंगडम, जापान, चीन, फ्रांस, सऊदी अरब आदि। ये देश कौन से हैं? एकात्मक शासन व्यवस्था वाले। याद रखना, यूनाइटेड किंगडम, जापान, जापान में भी कैसी शासन व्यवस्था है? एकात्मक। चीन में भी कैसी है? एकात्मक। फ्रांस में कैसी है? एकात्मक। और सऊदी अरब में। इन सभी देशों के अंदर संविधान के द्वारा शक्तियाँ केवल केंद्र सरकार को ही दी जाती है, इसमें राज्य सरकार का कोई काम नहीं होता है। अब देखिए, अपन ने एकात्मक शासन संघात्मक शासन की विशेषता देखी थी, तो अब देखते हैं एकात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं। तो उसमें भी पहले क्या थी? संविधान की सर्वोच्चता, और इसमें भी क्या मानी गई है? संविधान की सर्वोच्चता। मतलब आपको सिर्फ एक याद करना है, संघात्मक याद करना है, संघात्मक के बाद में एकात्मक आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। उसकी भी पहली विशेषता क्या थी? संविधान की सर्वोच्चता। और संविधान की सर्वोच्चता क्यों मानी गई है? क्योंकि इसमें संविधान के द्वारा तो उसमें राज्य सरकार को देते हैं और केंद्र सरकार दोनों को देती है, तो इसमें क्या लिख दोगे? केवल किसको दी जाती है? केंद्र सरकार को दी जाती है। तो इसमें एकात्मक शासन की प्रमुख विशेषता संविधान की सर्वोच्चता मानी जाती है, अर्थात इस शासन में संपूर्ण शक्तियाँ का विभाजन केवल संविधान के द्वारा केंद्र सरकार में किया जाता है। इसमें कोई भी शक्ति होगी तो संविधान सिर्फ किसको देगा? केंद्र सरकार को। इसमें राज्य सरकार को कोई शक्तियाँ नहीं दी जाती। आगे देखिए, आगे इसकी दूसरी विशेषता है एकल नागरिकता। एकात्मक शासन की प्रमुख विशेषता है एकल नागरिकता मानी जाती है, अर्थात एकात्मक शासन में केवल एक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसमें केवल क्या होगा? सिर्फ एक ही सरकार होगी। कितनी सरकार होगी? सिर्फ एक सरकार। तीसरी है स्वतंत्र न्यायपालिका, और ये उसमें भी थी, संघात्मक शासन में भी ये विशेषता थी। तो इसमें क्या आ जाएगा? एकल स्वतंत्र न्यायपालिका। एकात्मक शासन की प्रमुख विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका भी होती है, अर्थात व्यवस्थापिका यदि कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के प्रतिकूल हो तो न्यायपालिका उसे क्या कर सकती है? अवैध घोषित कर सकती है। इसलिए एकात्मक शासन में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। इसके कहने का मतलब वही बात है, अगर कोई व्यवस्थापिका या संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के लिए सही नहीं है तो न्यायपालिका उसे क्या कर सकती है? हटा सकती है। उसके बाद में देखिए इसमें चौथी विशेषता है, इसमें चौथी विशेषता है शक्तियों का केंद्रीकरण। शक्तियों का केंद्रीकरण, एकात्मक शासन की प्रमुख लक्षण शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी माना गया है, अर्थात एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्तियाँ केंद्र सरकार को ही दी जाती है। इसमें पूरी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? केंद्र सरकार के, इसलिए इसे क्या बोला गया है? केंद्रीकरण। मतलब सिर्फ केवल केंद्र सरकार को ही शक्तियाँ दी गई है, राज्य सरकार को कोई शक्तियाँ नहीं दी गई। इसमें क्या होता है कि केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार को थोड़ी बहुत शक्तियाँ दे सकती है, लेकिन संविधान डायरेक्ट राज्य सरकार को कोई शक्तियाँ नहीं देता है। इसकी अगली विशेषता है केंद्र सरकार की निरंकुशता। इसका मतलब क्या होता है
कि केंद्र सरकार अपनी मनमर्जी से कार्य करती है। एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्तियाँ केंद्र सरकार में होती है, इसलिए एकात्मक शासन को केंद्र सरकार को निरंकुश होती है। निरंकुश का मतलब वो अपनी ही मनमर्जी से क्या करती है, कार्य करती है। अरे उसको हटाने वाला कोई है ही नहीं, ना उसके खिलाफ कोई जाने वाला है, इसका मतलब वो क्या है, निरंकुश है। वो मतलब उसके कोई भी कानून पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया, मतलब कोई रोक नहीं लगा सकता, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, निरंकुश। तो निरंकुश ये इसकी क्या है, पांचवी विशेषता कि केंद्र सरकार की क्या होती है, निरंकुशता। हमेशा केंद्र सरकार अपनी मनमर्जी से कार्य करती है। उसमें पढ़ा था अपन ने केंद्र सरकार के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं और सरकार क्या क्या होता है, सिर्फ एक स्तर। एकात्मक शासन में केवल एक ही स्तर होता है जो संपूर्ण देश में कार्य करता है, जिसे केंद्र सरकार कहते हैं। इसमें एकात्मक शासन में सरकार का कितने स्तर होते हैं, सिर्फ एक स्तर होता है। आगे देखिए, सातवीं विशेषता है राज्य सरकार। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन होती है। एकात्मक शासन में राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन होती है क्योंकि इस शासन में संपूर्ण शक्तियाँ केंद्र सरकार को प्रदान की जाती है, लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार राज्य सरकार को शक्तियाँ प्रदान करती हैं, इसलिए राज्य सरकार केंद्र सरकार की क्या होती हैं, अधीन होती है। संविधान डायरेक्ट राज्य सरकार को कोई शक्तियाँ नहीं देता है। इसमें संपूर्ण शक्तियाँ किसके पास होती हैं, केंद्र सरकार के पास। उसके बाद में अगर केंद्र सरकार चाहे तो अपनी मर्जी से राज्य सरकार को क्या दे सकती है, कुछ थोड़ी बहुत शक्तियाँ दे सकती हैं कि आप ये कार्य कर सकते हो, आप ये नियम बना सकते हो, आप ये कानून बना सकते हो। उसके बाद में देखो, इसकी आठवीं विशेषता है छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त। एकात्मक शासन व्यवस्था कैसे राज्यों के लिए उपयुक्त होती है, छोटे। एकात्मक शासन छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त होती है। आगे देखो, महत्वपूर्ण टॉपिक, इस लेसन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये कि शक्तियों का विभाजन के स्वरूप, मतलब शक्तियों को कैसे कैसे बांटा गया है, किन रूपों में बांटा गया है। तो किन रूपों में, तीन रूपों में। वो तीन रूप कौन कौन से हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, या आपसे दे देगा प्रतिरक्षा निम्न में से किस सूची में गया है, तो इसके उदाहरण और कितने विषय शामिल है, ये जरूर याद रखना। अब चलिए अपन बात करते हैं संघ सूची की। किसकी, संघ सूची। संघ सूची से आपको समझ में आ रहा होगा, संघ का मतलब है देश, सूची का मतलब है जो भी अपन नियम कानून बनाते हैं वो। तो संघ का मतलब देश, ऐसी सूची जिसमें केंद्र सरकार, देश के लिए नियम कौन बनाएगी, केंद्र सरकार। तो इसके लिए जो भी नियम होंगे वो कौन बनाएगी, केंद्र सरकार। बात करते हैं इसमें भी शामिल विषय, तो संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय शामिल हैं, 100। याद रखना, केंद्र सरकार में कितने हैं, 100 विषय शामिल किए गए हैं। समझ गए। आगे देखिए, 100 विषय शामिल किए गए हैं। इन विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। कानून तो संसद ही बनाएगी, तो ऑब्वियसली बात है संसद बनाएगी। और इसमें कौन कौन से विषय शामिल आते हैं, जैसे प्रतिरक्षा, कोई भी अपनी रक्षा से संबंधित है, जैसे आर्मी वगैरह, पुलिस वगैरह, इनकी बात करते हैं। पुलिस नहीं, आर्मी की बात करते हैं। देश से हित के लिए जो भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या एयरफोर्स, नेवी और जो आर्मी होती है, जल थल और वायुसेना, तीनों सेनाएं जो प्रतिरक्षा का कार्य करती है, अपनी रक्षा करती हैं, वो किस में आएंगी, वो आ जाएंगी अपनी संघ सूची में। विदेशी मामले, कोई भी देश से संबंधित कोई मामला होगा, जैसे अपने अटैक हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, अपन ने उसके हमला किया था, या फिर किसी देश में कुछ खरीदना है, बेचना है, तो विदेशी जितने भी मामले हैं वो किस में आएंगे, संघ सूची में। बैंकिंग मतलब बैंक से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो कौन सी सूची में आते हैं, संघ सूची में। और इन पर इनमें जो नियम बनाती है वो कौन बनाती है, केंद्र सरकार। मुद्रा, पैसे, ये सब किसके हैं, ये हैं राष्ट्रीय महत्व के विषय, और इन विषय पर कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाती है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में चलते हैं दूसरा, राज्य सूची। दूसरी क्या है, राज्य सूची। इसका भी नाम से समझ में आ रहा होगा। इस पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार। कौन बनाएगी, राज्य सरकार। संघ सूची में केंद्र सरकार। तो वर्तमान में राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय शामिल हैं, 61।
सीरियल वाइज याद रखना। संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61, मतलब कम हो गए। तो इससे नीचे वाली में और भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ऐसे सीरियल वाइज इनको याद रखना कि संघ सूची केंद्र सरकार बनाएगी, सबसे ऊपर होती है केंद्र सरकार, तो ये नियम बनाएगी। इसका मतलब इसमें सबसे ज़्यादा विषय शामिल किए गए हैं। आगे देखिए बात करते हैं, इन विषयों पर कानून क्या बनाती है, राज्य सरकार या विधानमंडल, जिसे क्या बोल सकते हैं, विधानमंडल बनाती है। अनुच्छेद 243 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय भी घोषित कर सकती है। मतलब कोई भी राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय मतलब जैसे राष्ट्रीय फूल ले लो, राष्ट्रीय फल ले लो और राज्य फल ले लो, ये कुछ जितने भी है ना, मतलब वो कोई अच्छा कार्य मतलब देश के लिए सही होगा तो उसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा भी दे सकती है। और कौन से अनुच्छेद के तहत दे सकती है, 243 के तहत। इन जिस पर कानून क्या बनाएगी, अगर कोई भी राज्य सूची में कोई विषय ऐसा शामिल है जो राष्ट्रीय महत्व का है, जो राष्ट्र के लिए अच्छा है, तो इस पर फिर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची में शामिल विषय हैं पुलिस, क्योंकि हर राज्य की पुलिस क्या होती है, अलग अलग। तो राज्य सूची इसलिए बताया गया है कि हर राज्य की सूची अलग अलग होती है, तो पुलिस क्या होती है, हर राज्य की अलग अलग, उस पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार। व्यापार, हर राज्य का व्यापार भी क्या होता है, अलग अलग। वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे विषय पर कानून कौन बनाता है, राज्य सरकार। और ये किसके विषय हैं, संघ राज्य सूची के विषय हैं। तो याद रखना ये पॉइंट याद रखना है आपको, और ये पॉइंट याद रखना है, ध्यान रखना। राज्य सूची में 61 विषय, संघ सूची में 100 विषय, और इनके उदाहरण जैसे आपसे पूछ लिया कि पुलिस, पिछली बार पूछा गया पुलिस निम्न में से किस विषय किस सूची का विषय है, तो किसका है, राज्य सूची का। पुलिस किसका है, राज्य सूची का। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो आपके बनते हैं, तो इनको याद रखना। अब तीसरी सूची की बात चलते हैं अपने, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में विषय कितने हैं, 52। अभी मैंने बताया था कि वो कम होते जा रहे हैं। संघ सूची में कितने थे, 100, फिर कितने आ गए, 61, और अब कितने हो गए, 52, मतलब कम होते जा रहे हैं। तो ध्यान रखना इन चीज़ का। इन विषयों पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों ही क्या बना सकती हैं, कानून बना सकती हैं। संघ सूची में विषय कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। राज्य सूची में राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर क्या बनाती हैं, कानून बनाती हैं। लेकिन किसी कानून के संबंध में यदि कोई मतभेद हो जाता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होगा, मान्य होगा। अगर वो दोनों कानून बना रही हैं और राज्य सरकार इसके बाद में कोई मतभेद हो जाता है, मतलब उनके बीच मध्य लड़ाई हो जाती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंदर कि नहीं आप ये सही नहीं बना रहे हो, आप ये कानून सही नहीं बना रहे हो, तो अंत में निर्णय किसका माना जाएगा, केंद्र सरकार का। ऐसे इस समय में केंद्र सरकार का लिया गया निर्णय ही माना जाएगा। और इसमें विषय शामिल कौन कौन से हैं, इसमें उदाहरण है, देखिए उदाहरण समवर्ती सूची के उदाहरण है शिक्षा पर कोई कानून कौन बना सकता है, केंद्र सरकार ही बना सकता है और राज्य सरकार भी। इसीलिए शिक्षा मंत्री देश के लिए भी होता है और राज्य के लिए भी होता है। वन मंत्री राज्य के लिए भी होता है और देश के लिए भी होता है। तो वन किसका है, समवर्ती सूची का विषय। मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी, ये विषय किसके हैं, समवर्ती सूची के। किसके, समवर्ती सूची के। क्वेश्चन पूछे आपसे कि विवाह निम्न में से किस सूची का विषय है, तो किसका, समवर्ती। आपसे पूछे कि समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं, तो कितने हैं, 52 विषय शामिल किए गए हैं। आगे देखिए, आगे एक अलग ही सूची बताई गई है, वो है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची में वे विषय शामिल किए गए हैं जो इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं है। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, इन सूचियों में जो विषय शामिल नहीं किए गए हैं वो किस में आते हैं, अवशिष्ट सूची में। और इन अर्थात अवशिष्ट में इन विषयों में जो शामिल है ना, जो इसमें विषय शामिल है, उन पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। और अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाती है। आगे देखिए, अवशिष्ट सूची में शामिल विषय हैं साइबर
अपराध कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आपके जैसे बैंक अकाउंट से अचानक पैसे निकाल लेते हैं, कोई आपके साथ फ्रॉड कर देता है, साइबर अपराध करता है, उसे क्या बोलते हैं? साइबर अपराध। तो ऐसे मामले किस विषय में, किस सूची में शामिल हैं? अवशिष्ट सूची में। और इन पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। एक नोट देखिए, ये नोट्स उतारते रहना, जो भी नोट्स नहीं उतारा वो देख के नोट्स उतारते रहिए। नोट अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है तथा 5 अगस्त 2019 को इसे हटा दिया गया। आपने सुना होगा कि 2019 में धारा 370, कौन सी धारा? 370 हटा दी गई। तो वो धारा 370 क्या थी? यही थी। कौन से अनुच्छेद के तहत? जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य। 2019 से पहले आप जम्मू कश्मीर में ना तो ज़मीन खरीद सकते थे, ना आप वहाँ पर वोट दे सकते थे, ना कोई गतिविधि कर सकते थे। लेकिन धारा 370 हटने के बाद आप वहाँ पर ये सब कार्य कर सकते हो। वहाँ पर चुनाव भी होते हैं और वो क्या मान लिया गया है अब भारत का हिस्सा। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। तो ये नोट याद रखना, धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को राज्य, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। और 5 अगस्त कब हटाया गया था इसको? 5 अगस्त 2019 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको हटा दिया गया था। अगला टॉपिक देखो, भारतीय संघ संपूर्ण राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। भारत के जितने भी राज्य हैं, कितने? 28 राज्य, 28 राज्यों को संपूर्ण बराबर अधिकार नहीं दिए गए हैं। जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है तथा अनुच्छेद 370 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। इसमें से सभी राज्यों को बराबर अधिकार नहीं दिए गए हैं। जैसे असम ले लो, अपने भारत की जो बात करते हैं, ये वाले राज्य कौन से? ये वाले राज्य है ना, ये 3-4 ये राज्य बात करते हैं। तो इन राज्यों को विशेष राज्य का क्या दिया गया है? दर्जा। किसको? असम को, नागालैंड को, अरुणाचल प्रदेश को और मिजोरम को। ये ऐसे राज्य हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। और किसके तहत दिया गया है? धारा अनुच्छेद 371 के तहत। अनुच्छेद किसके तहत? 371। आपसे पूछ ले अनुच्छेद 370 के तहत किस राज्य को दिया गया है? जम्मू कश्मीर को। और 371 के तहत असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को दिया गया है। देखिए, मेरे हिसाब से दोस्तों आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे अपन नेक्स्ट डे की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।